Today we are going to discuss about Food Corporation of India। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टेट एंड सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था और कब बनाया गया था। तो सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964, यानी कि इसके लिए एक अलग से एक्ट पास हुआ। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये इंस्टीट्यूशन बना 1965 में। तो फिर ये कैसी बॉडी हुई? ये हुई स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसके लिए अलग से एक्ट पास हुआ। उसके अंदर इसने वर्क करना स्टार्ट किया। जब भी किसी बॉडी के लिए उसका अपना एक्ट हो, इंडिपेंडेंट एक्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट्स एक्ट इज पास्ड इन 1934, द RBI एक्ट 1934। इस तरह से जिस किसी इंस्टीट्यूशन का अलग से एक्ट पास होता है, फिर वो इंस्टीट्यूशन बनता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, ये कब बना था? ये बना था थर्ड 5-year प्लान। ओके, जैसे कि 5-year प्लान कब स्टार्ट हुए थे, ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम MSc के लिए जो होते हैं उनमें। तो इसका आंसर होगा 1950 से स्टार्ट हुए थे 5-year प्लान। ये याद रखना, 1950 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1950 ये ऐसी डेट है जब बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, और उन बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ थी हमारा क्या? 5-year प्लान। ओके, तो फिर ये जो थर्ड ये 5-year प्लान था, ये बहुत अनसक्सेसफुल था। अब आपको कमेंट में लिख के बताना है मुझे कि जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो कौन से 5-year प्लान के अंदर आए। ओके, ये आपको कमेंट में पोस्ट करना है। इसकी आखिर क्या नीड थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाने की? तो हम जानते हैं 1960s का समय चल रहा था। ओके, जब हमारी जो वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी 1945 में। फिर ये था 1960 का दशक, जब इंडिया की वॉर हुई थी 2 कंट्री से। एक तो इंडो पाक वॉर हुई थी और एक इंडिया की वॉर हुई थी चाइना के साथ। तो क्या हुआ था कि जब ये वॉर हो रही थी तो हमारे सोल्जर्स थे वो तो हमारे कंट्री को बचा रहे थे इन 2 कंट्री के हमले से। और उसी समय हमारे कंट्री में फूड क्राइसिस आ गई थी, अकाल पड़ गया था, ड्राउट आना शुरू हो गई थी। तो मेन फोकस था फूड को भी प्रोड्यूस करना, ताकि हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड किया जा सके। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। जो शास्त्री जी थे उनने कहा था जय जवान जय किसान का नारा। क्यों? क्योंकि बॉर्डर्स पे हमारे जो सोल्जर्स थे वो हमें बचा रहे थे, और हमारी कंट्री में हमारे जो फार्मर्स हैं वो फूड प्रोड्यूस करके हमें बचा रहे थे। ओके, उसी समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया। तो उनने ये कहा था कि हर एक इंडियन को हफ्ते में एक बार व्रत रखना चाहिए जिसमें अनाज ना खाए वो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे पास क्राइसिस आ गई थी, खाना इतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था कि वो फीड कर सके, हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करा सके। उसी समय आपने देखा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हर एक एग्रीकल्चर का बच्चा पढ़ता है। तो वो कब आई थी? 1965-1966 में, जब फूड क्राइसिस हुई थी। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। ओके, तो उनके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि ही इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और उनने हमारे देश में एग्रीकल्चर को पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर दिया था, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को लाकर और हाई यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल का यूज करके, ड्वार्फ वेराइटीज़ का यूज करके हमारे यहाँ उन्होंने यील्ड को बढ़ा दिया था, मेनली व्हीट एंड राइस की। ओके, और MS स्वामीनाथन जी की एक खासियत ये है कि उन्होंने बहुत कम उम्र से ही वॉरलॉग जी थे जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है इन द वर्ल्ड, एनी वॉरलॉग, उनके साथ काम किया था बहुत छोटी उम्र में। ओके, MS स्वामीनाथन जी के बारे में भी आप पढ़ लेना अलग से। ओके,
तो उसी समय 1965 1966 के समय हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था, और उसी समय हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो एक्सेस में फूड हो तो उसे स्टोर किया जा सके, ताकि जब फूड क्राइसिस आए या फिर ड्राउट पड़े तो फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके उस फूड को। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था इसे एस्टेब्लिश करने का, हमारे जो गरीब लोग होते हैं उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, तो उन्हें फेयर प्राइस पे खाना सब लोगों को अवेलेबल हो जाए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। और अगला था कि जो फार्मर्स हैं वो डिस्ट्रेस सेल से बचाया जा सके हमारे किसानों को। तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो फार्मर से एमएसपी पे, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सीएसीपी रिकमेंड करता है, उस पर फार्मर से खरीद लेता है। अब शायद आपके दिमाग में ओवरडोज हो जाएगा, इसलिए पहले हम पढ़ लेते हैं। और अगर आपको समझ में ना आए जो भी मैंने बोला है वो हम वैसे तो हम पढ़ेंगे, और आप वीडियो को दोबारा से देख के समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था एक एक्ट के अंदर, जो कि 1964 में आया था, जो कि थर्ड 5 ईयर प्लान था 1965 में। पर ये वाला जो प्लान था थर्ड 5 ईयर प्लान, ये बहुत ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल था। ये उसकी तरह नहीं था 7th 5 ईयर प्लान, जिसमें हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आए थे। सॉरी, मैंने आपको ये आंसर बता दिया, पर आपको भी मैंने ये जब पूछा था आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। ओके, सो थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि अनसक्सेसफुल था। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो ये फूड पॉलिसी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि फूड पॉलिसी के थ्रू फूड सिक्योरिटी बनी रहे। तो सबसे पहले इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। अब कैसे प्राइस को सपोर्ट किया जाएगा, बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मैं अलग से एक पूरा अच्छा से लेक्चर बनाऊंगी, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कौन रिकमेंड करता है, कौन लाता है, कितनी कमोडिटीज़ के लिए लाई जाती है, ओके, और अभी कितनी रेट चल रही है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो फिर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो कि सीएससीपी रिकमेंड करती है, तो गवर्नमेंट लाती है इसे, जिससे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पे उसके प्रोडक्ट को खरीद लेता है, ताकि फार्मर्स है वो डिस्ट्रेस सेल से बच सकें, और मिडल मैन्स को जितना हो सके उतना कम किया जा सके। ओके, और ब्लैक मार्केटिंग को भी कम किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब क्या होता है, हमारे यहाँ गरीब लोग हैं जो कि उनको प्रॉपर डाइट वाला, न्यूट्रिशन वाला फूड एक्सेस नहीं हो सकता, तो इसलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे उन्हें कम प्राइस में ये खाना को अवेलेबल करवाना, राइस वीट को अवेलेबल करवाना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी। अब क्या होता है कि अगर मान लो बाई चांस हमारी कंट्री में फिर से ड्राउट आ जाता है या फिर सूखा पड़ जाता है, तो फिर हमारे पास ऐसी स्थिति ना हो जो कि 1965 में हुई थी, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि फास्ट रखना चाहिए क्योंकि फूड ग्रेन्स की कमी आ चुकी थी। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा से ना हो, तो फिर इनका स्टॉक किया जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, ताकि जब ऐसी सिचुएशन आए तो फिर हमारी पॉपुलेशन भूखी ना पड़े। ओके, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि फूड पॉलिसी ऑफ इंडिया फूड पॉलिसी को फुलफिल करते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी आता है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ। डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये मैंने आपको बताया ही था क्योंकि इसका एक अलग से एक्ट पास हुआ था। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है, जो गवर्नमेंट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फार्मर से प्रोक्योर करती है एमएसपी पे, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी जो कमोडिटीज़ है उन्हें एमएसपी पे खरीद लेती है। अब जो सेंटर है जिसके अंदर एफसीआई आते हैं, एफसीआई किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ये एलोकेट करते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। अब ये स्टेट गवर्नमेंट को जो इनने फार्मर से खरीदी है कमोडिटी, उसे स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस प्राइस पे, जो कि सेंटर ने डिफाइन की होती है। ओके, फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हें फेयर प्राइस शॉप्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। ओके, फेयर प्राइस शॉप से क्या होता है, जो बेनिफिशियरी यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो आते हैं
और वो खरीद के ले जाते हैं। और तो फिर ये जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं ये सेल कर देते हैं ग्रेन्स एट सेंट्रल इशू प्राइस पे। और ये सेंट्रल इशू प्राइस कौन सी होती है, वही MSP होती है, और जो कि CACP रिकमेंड करता है। ओके, ये थे एक मैंने डायग्राम के थ्रू इसका फंक्शन समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक्ट करता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर FCI आते हैं, ये सबसे पहले फार्मर्स से खरीदते हैं किसको, प्रोडक्ट को MSP पे। अब सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है फेयर प्राइस शॉप्स पर, और फेयर प्राइस शॉप्स इसे बेनिफिशियरीज को दे देती है। अब वो हम देखते हैं इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। जोनल ऑफिस कितने हैं, 5 हैं। रीजनल ऑफिस कितने हैं, 25 हैं। ओके, अब देखते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन इन इंडिया एंड प्रोबेबली द लार्जेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एशिया। तो ये याद रखना कि ये सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है इंडिया के अंदर, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरे एशिया के अंदर बड़ी है। ओके, सो अब हम इसके फंक्शंस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मैंने आपको वो डायग्राम के थ्रू समझाया था कि किस तरह से वो एक्ट करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, टू प्रोड्यूस अ साइजेबल पोर्शन ऑफ मार्केटेबल सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एट इंसेंटिव प्राइजेज फ्रॉम द फार्मर्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे फार्मर से ख़रीद लेता है इंसेंटिव प्राइस पे, MSP पे, किसको, फूड ग्रेन्स और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को। इसका मतलब हम समझ रहे हैं, फिर ये इकट्ठा कर लेता है ताकि ये सरप्लस में आ जाए। अब क्या होता है, ये सरप्लस खरीद लेता है। जैसे हमारे फार्मर्स होते हैं, ये मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है ये पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ एक बार, और जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो उन्हें भी समझा देती हूँ। जैसे कि हमारे फार्मर से वो प्रोड्यूस करते हैं कोई भी कमोडिटी अपने फार्म पे, तो वो कुछ पोर्शन होता है वो खुद के यूज करने के लिए रख लेते हैं, और जो बचा हुआ पोर्शन है जो कि वो मार्केट में बेचने के लिए रखते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। यानी कि वो खुद के लिए नहीं होता, वो होता है मार्केट में बेचने के लिए, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। तो ये मार्केटेबल सरप्लस है, उसको वो FCI को बेच देते हैं MSP पे। ओके, ये इतना सा मतलब है। फर्स्ट पॉइंट में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये वही पॉइंट है जो कि मैं आपको बार बार समझा रही हूँ इस चैप्टर में। इसका मतलब होता है कि जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो MSP पे हमारे फार्मर से फूड ग्रेन्स या फिर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को जो कि सरप्लस में हुआ है उसको खरीद लेती हैं। ओके, बस इतना सा मतलब है। टू मेक टाइमली रिलीजेज ऑफ द स्टॉक टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसका मतलब वही है कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या आता है, जो हमारी फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं ऐसी शॉप्स पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, फिर अगला पॉइंट आता है टू मिनिमाइज सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन एंड इंटर रीजनल प्राइस वेरिएशन एग्रीकल्चर कमोडिटीज बाय एस्टेब्लिशिंग अ परचेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब ये क्या करता है, ये स्टॉक करके रखता है ताकि है ना ऐसे सीजन में जब हमारी प्रोडक्ट हमारी कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है उस समय ये बेच सके। तो इससे क्या हो रहा है, ये सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाता है, और सेम प्राइस पे हर एक स्टेट MSP, एक सेम MSP हर एक स्टेट में लागू होगी, तो फिर ये इंटर रीजनल वेरिएशन से भी बचाता है, ब्लैक मार्केटिंग से बचाता है, मिडल मैन को रोकता है ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो और हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़े ना। ओके, और फार्मर को भी अच्छे से वो प्राइस मिल जाए जो कि उसकी कमोडिटी की है। Build up a seizable buffer stock of food grains to meet the situation that may arise as a result of shortfalls in food grain production। अब ये क्या करता है, एक बफर स्टॉक बना के रखता है। यदि मान लीजिए किसी कारण से कभी हमारी जो फूड ग्रेन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाई या फिर उनमें कमी आ गई, तो फिर क्या होगा कि अकाल ना पड़े हमारे देश में, तो ये स्टॉक बना के रखता है। ये चारों पॉइंट वही पॉइंट हैं जो कि मैं आपको वो समझा चुकी हूँ। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।